मूवी की शुरुआत एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन से होती है, जहां हम दो लड़कियों को देखते हैं। एक लड़की को जबरदस्ती एक कार के अंदर किडनैप किया जा रहा होता है और वहीं पास में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम जिमली है, जो पूरी ताकत से उन किडनैपर्स पर पत्थर फेंक रही होती है। बार बार उस बड़ी लड़की को दीदी दीदी बोलकर पुकार रही होती है, लेकिन सिचुएशन इतनी ब्रूटल होती है कि एंड में किडनैपर्स सिर्फ उस बड़ी लड़की को ही नहीं बल्कि जिमली को भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और यहीं से मूवी का टोन क्लियर हो जाता है कि आगे जो दिखने वाला है वो हल्का नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुंदरबन के जंगल में, जहां रात का वक्त है और अंधेरा हर जगह फैला हुआ है। यहां हम देखते हैं कुछ नक्सल लोग जो काफ़ी सारी लड़कियों को इलीगली बॉर्डर के पार ले जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके पास कई लड़कियां होती हैं और सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल लग रही होती है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है अंडरकवर ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की, जिनका कैरेक्टर रानी मुखर्जी ने प्ले किया है। और जैसे ही वो सामने आती हैं, उन नक्सल लोगों के साथ एक इंटेंस हाथापाई शुरू हो जाती है। इस पूरे सीन के थ्रू मेकर्स हमें क्लियरली दिखा देते हैं कि शिवानी शिवाजी रॉय अभी भी वही फियरलेस ऑफिसर है जो किसी भी क्राइम को इग्नोर नहीं कर सकती, जो हर सिचुएशन में खुद फील्ड में जाती है, बिना बैकअप के अंडरकवर काम करती है और अकेले ही क्रिमिनल्स को टेक डाउन कर देती है। और इसी के साथ मूवी का पहला मेजर प्लॉट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। इस ऑपरेशन के बाद हमें दिखाया जाता है कि शिवानी को दिल्ली बुलाया जाता है, जहां उनकी सक्सेस को देखते हुए उन्हें एक नया केस असाइन किया जाता है। और यहीं पर रिवील होता है कि शुरुआत में जो लड़की किडनैप हुई थी उसका नाम रूहानी है और जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी वो जिमली थी। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब पता चलता है कि रूहानी कोई आम लड़की नहीं बल्कि टर्की में पोस्टेड एक फॉरेन एम्बेसडर की बेटी है, जबकि जिमली एक नॉर्मल वर्कर की बेटी थी जिसके पापा वहीं काम करते थे। और दोनों बच्चियां इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया था कौन किस बैकग्राउंड से है। शिवानी को ये केस उनके फ्लॉलेस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से दिया जाता है और उनके साथ एक एनआईए टीम भी अटैच की जाती है, जहां ऑफिसर्स ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कस करते हैं कि अगर फॉरेन मिनिस्टर का एंगल है तो इसमें टेरर लिंक भी हो सकता है। लेकिन शिवानी इस बात से अग्री नहीं करती और क्लियरली बोलती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि इस किडनैपिंग के पीछे कोई टेरर एंगल है, क्योंकि दोनों बच्चियां देखने में विलेज बैकग्राउंड की लग रही थी और किडनैपिंग इतनी प्रोफेशनल थी कि अगर टारगेट सिर्फ रूहानी होती तो अब तक रैंसम कॉल आ चुकी होती। इसके बाद शिवानी खुद बुलंदशहर लोकेशन पर जाती है जहां से किडनैपिंग हुई थी। वहां लोकल ऑफिसर्स से मिलती है, पुलिस डॉग्स के साथ पूरी एरिया की इन्वेस्टिगेशन करती है और यहीं पर वो एक इम्पॉर्टेंट बात क्रैक कर लेती है जो लोकल पुलिस समझ ही नहीं पाई थी। शिवानी नोटिस करती है कि जिमली ने रूहानी को बचाने के लिए हर पॉसिबल जगह पर रेजिस्टेंस दिखाया था। हर जगह उसके स्ट्रगल के मार्क्स थे जो प्रूव करते हैं कि वो बच्ची लास्ट मोमेंट तक लड़ती रही थी। अब शिवानी के दिमाग में नेक्स्ट लॉजिकल थॉट आता है कि अगर किडनैपर्स इतने प्रोफेशनल हैं और कोई डायरेक्ट क्लू नहीं छोड़ रहे तो इस पूरे नेटवर्क का पर्पस सिर्फ पैसा हो सकता है, क्योंकि ये एक पूरा सप्लाई चेन होता है जहां बच्चों को किडनैप करके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किया जाता है और फिर उनका यूज़ ऑर्गन ट्रेड या किसी और इलीगल काम के लिए अलग अलग रेट पर बेचा जाता है। इसलिए शिवानी डिसाइड करती है कि अगर उन किडनैपर्स को बड़ी रैंसम अमाउंट का लालच दिया जाए तो शायद कोई लीड मिल सके। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर्स दोनों बच्चियों को कार की सीट के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेहोशी की हालत में एक जगह पर छोड़ देते हैं, जो असल में अम्मा का अड्डा होता है। और यहीं से रिवील होता है कि अम्मा ही इस पूरे गंदे और ब्रूटल रैकेट को चला रही होती है। अम्मा हर बच्चे पर लगभग 10 लाख खर्च करने को रेडी होती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि बच्ची का पीरियड स्टार्ट ना हुआ हो, क्योंकि वही उनके लिए यूजेबल मानी जाती है। अम्मा का राइट हैंड मैन ये अनाउंस करता है कि और बच्चों के लिए ओपन बिडिंग शुरू है और जितने बच्चे लाओगे उतने के हिसाब से 10-10 लाख मिलेंगे। और रात के वक्त एक डॉक्टर आता है जो दोनों बच्चियों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट करता है, जहां रिजल्ट्स के थ्रू पता चलता है कि जिमली का पीरियड साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि रूहानी का हो चुका है, जिसे ये लोग नेगेटिव और पॉजिटिव बोलकर क्लासिफाई कर देते हैं। इस सब के बीच शिवानी को एक ही बात परेशान कर रही होती है कि अब तक रैंसम कॉल क्यों नहीं आई, और इसीलिए वो अपना सबसे स्मार्ट मूव प्ले करती है, जिसमें डीजीपी और रूहानी के फादर को इन्वॉल्व किया जाता है, जो पूरी तरह से ब्रोकन और टेंस्ड होता है। शिवानी उन्हें समझाती है कि रैंसम कॉल लाने का यही एक तरीका है, और फिर मीडिया में ये न्यूज़ सर्कुलेट करवा दी जाती है कि अगर कोई रूहानी की इन्फॉर्मेशन देगा या उससे बात करवाएगा तो उसे करोड़ रुपए मिलेंगे।
जैसे ही ये न्यूज़ गैंग मेंबर्स तक पहुंचती है, उनके लालच की सीमा टूट जाती है, क्योंकि जहां उन्हें पहले सिर्फ 10 लाख मिलने वाले थे, वहां अब सीधा करोड़ मिल रहा होता है। और इसी लालच में वो लोग अम्मा के अड्डा पर अटैक कर देते हैं, कई लोगों को गोली मार देते हैं और रूहानी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे 2 करोड़ चाहिए होते हैं, बिना ये जाने कि अम्मा असल में कौन है। यहीं पर हमें अम्मा की एक भयानक झलक देखने को मिलती है, जहाँ वो एक थैली में एक मरा हुआ बच्चा ले जाती है। एक झोपड़ी में जाकर एक लड़की को वो बच्चा दे देती है और बोलती है कि जब तू छोटी थी तब तुझसे भी ये धंधा करवाया गया था। ये बच्चे हम रोज बेच देते हैं, उन्हें नहीं पता बच्चों को कैसे पाला जाता है। अफीम खिला खिलाकर इस बच्चे को मार दिया गया है और फिर वो उस माँ को 2 साल का पैसा और अफीम दोनों दे देती है, जो इस पूरे नेटवर्क की ब्रूटैलिटी को और भी ज्यादा हॉरिफाइंग बना देता है। इसी दौरान अम्मा को अपने आदमी का कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि रूहानी को ले जाया जा चुका है और वो पॉजिटिव है। साथ ही ये भी कि इस केस को लीड कर रही ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग रहा है। थोड़ी देर के लिए अम्मा भी टेंस्ड होती है, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि जो होगा देखा जाएगा, पहले उन लोगों का हिसाब होगा। और जैसे शिवानी ने प्लान किया होता है, वैसे ही किडनैपर्स का रैंसम कॉल आ जाता है, जहां वो स्टेशन का नाम और बेंच तक बता देते हैं और डिमांड करते हैं कि पैसा वहीं रखा जाए। लेकिन जब रूहानी के फादर अपनी बेटी से बात करने की जिद करता है, तो किडनैपर्स कोल्ड ब्लडेडली बोल देते हैं कि अगर ज्यादा बोला तो उसकी उंगली काट देंगे और बात करवाना पॉसिबल नहीं है। किडनैपर्स की तरफ से सीधा मैसेज आता है कि अगर पैसा दे दिया गया तो तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन रूहानी के फादर साफ बोल देते हैं कि वो पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर उससे पहले वो अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं। बिना आवाज़ सुने और उसे देखे वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रैंसम कॉल आता है और फादर फिर से बेटी से बात करवाने की डिमांड करता है। तब किडनैपर्स वीडियो कॉल के थ्रू रूहानी को दिखाते हैं, जबकि शिवानी शिवाजी रॉय और उनकी पूरी टीम बिल्कुल अंडरकवर मोड में होती है। इसी वीडियो कॉल के थ्रू ये कंफर्म हो जाता है कि रूहानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बेंच के पास बैठी हुई है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ होता है। किडनैपर्स हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए होते हैं। जिस बेंच पर पैसा रखने को बोला जाता है, वहीं रूहानी के फादर पैसा रख देते हैं। लेकिन अचानक स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है और पूरी जगह भगदड़ मच जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर एक आदमी पैसा उठाकर भागने लगता है। शिवानी तुरंत उस आदमी के पीछे जाती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन वो आदमी चाकू निकालकर शिवानी के हाथ पर वार कर देता है और उन्हें चोट लग जाती है। फिर भी शिवानी उसे बुरी तरह पीटकर कस्टडी में ले लेती है। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक दूसरा किडनैपर पैसा लेकर निकल जाता है और रूहानी को पार्किंग एरिया से ले जाने की तैयारी हो चुकी होती है। पार्किंग में एक लेडी कांस्टेबल उन लोगों के पीछे जाती है, लेकिन उसके सर पर भी वार कर दिया जाता है और किडनैपर्स गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में शिवानी के हाथ से पैसा भी निकल जाता है और बच्ची भी। बस एक आदमी पकड़ा जाता है, जो एक वीक सी लीड बनकर रह जाता है। रेलवे स्टेशन से पकड़े गए उस आदमी की इंटेरोगेशन शुरू होती है। उसे पीटा जाता है, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। तब शिवानी खुद अंदर जाती है और बिल्कुल कामली उसे समझाती है कि अब उस पर पॉक्सो के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिवानी उसे एक आखिरी ऑप्शन देती है, या तो वो अपनी माँ या गर्लफ्रेंड से आखिरी मुलाकात करे या फिर सरकारी गवाह बन जाए। अगर वो अम्मा के बारे में सब बता दे तो उसकी सज़ा कम करवाने की कोशिश की जा सकती है। और ये सुनते ही वो लड़का टूट जाता है और अम्मा के पूरे रैकेट का सच उगल देता है। वो बताता है कि अम्मा एक ऐसा नेटवर्क चलाती है जहां बहुत गरीब घर की लड़कियों को उठाया जाता है, ऐसे परिवार जिनके पास ना पैसा होता है ना ही पुलिस में कंप्लेन करने की ताकत। इस बार उन लोगों ने स्पेशली एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट करना शुरू किया था और 7-8 बच्चे ऑलरेडी सप्लाई किए जा चुके थे, जिन पर 2 लाख से 10 लाख तक का रेट फिक्स होता था। लेकिन कंडीशन ये होती कि बच्ची छोटी हो और उसका पीरियड्स शुरू ना हुआ हो। यहीं से शिवानी को एक सॉलिड क्लू मिल जाता है और वो पूरे देश से डेटा मंगवाती है उन बच्चियों का जो इसी एज ग्रुप में किडनैप हुई हैं और जिनके पीरियड्स शुरू होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि वही अम्मा के नेटवर्क का मेन टारगेट था। इसी बीच शिवानी उस लेडी कांस्टेबल को अप्रोच करती है जो पार्किंग में किडनैपर्स को फॉलो कर रही थी और उसे अपनी टीम का हिस्सा बनने का ऑफर देती है। वो लड़की हाँ बोल देती है, जबकि असल में वो कांस्टेबल अपनी माँ के मरने के बाद सिर्फ चाय पानी सर्व करने की ड्यूटी पर लगाई गई थी और लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन अटैक होने के सिर्फ 2 घंटे के बाद ही वो वापस ड्यूटी पर आ जाती है, जिससे शिवानी को उसमें पोटेंशियल दिखता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अम्मा खुद जिमली से मिलने जाती है क्योंकि जिमली नेगेटिव कैटेगरी में आती है और अम्मा के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। वो जिमली को सपने दिखाती है कि उसे समंदर दिखाएगी, इस देश से दूर ले जाएगी जहाँ सब कुछ सुंदर होगा, अच्छा खाना मिलेगा और अच्छी जगह रहेगी। और इसी के साथ ललबाई गाते हुए डॉक्टर जिमली का ब्लड सैंपल लेने लगता है। इधर शिवानी अपने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट कर देती है जो कभी अम्मा के लिए काम कर चुके थे। गैंग के ज़्यादा लोग अंडरग्राउंड हो चुके होते हैं, लेकिन अम्मा के 2 शूटर्स अभी भी रेडार पर होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए शिवानी और उसकी टीम एक ट्रस्ट तक पहुंचती है जहां वो दोनों खुलेआम किसी को मारने के लिए गन निकालने वाले होते हैं। शिवानी तुरंत एक्शन लेती है और दोनों शूटर्स को वहीं ख़त्म कर देती है। पता चलता है कि उनका टारगेट एनजीओ ओनर रामानुजन था, जो पहले स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा कमा चुका था, लेकिन बाद में सब छोड़कर इंडिया आया और गरीब घर की लड़कियों के लिए एक एनजीओ शुरू किया, जहां सड़क पर भूखी रहने वाली बच्चियों को शेल्टर, खाना और एजुकेशन मिलता था। इसी वजह से रामानुजन पर पहले भी कई बार अटैक हो चुके थे और उसने दिल्ली पुलिस को कई गैंग्स पकड़वाने में मदद की थी। इसलिए अम्मा का गैंग उसे हटाना चाहता था, लेकिन टाइम पर पुलिस पहुंच जाती है और रामानुजन बच जाता है। रामानुजन शिवानी मैम से मिलकर कहता है कि आज पहली बार उसे पुलिस पर भरोसा हुआ है, वरना आज वो जिंदा नहीं होता। शिवानी भी उसे बताती है कि अगर वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करे तो अम्मा के नेटवर्क को जल्दी तोड़ना मुमकिन है, और रामानुजन इस बात के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद शिवानी और रामानुजन मिलकर शहर के अलग अलग जगहों पर रेड्स करते हैं जहां बच्चों की बाइंग, सेलिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही होती है। कई बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और रामानुजन अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लाकर शिवानी को देता रहता है। लेकिन इसी बीच शिवानी पर प्रेशर भी बढ़ने लगता है कि वो रूहानी को छोड़कर बेगिंग माफिया पर फोकस क्यों कर रही है। तब शिवानी एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने रैंसम के नोट्स के कोड सर्कुलेट कर दिए हैं और जुआ खेलने वाला आदमी जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी आदत छोड़ नहीं सकते। इसी दौरान अम्मा भी चुप नहीं बैठी होती और वो शिवानी के परिवार पर नजर रखने लगती है। उसका सबसे बड़ा टारगेट शिवानी खुद होती है। एक रात अम्मा शिवानी के घर पहुंच जाती है और जब शिवानी के पति घर आते हैं तो अम्मा उन्हें बेहोश कर देती है। जब शिवानी घर आकर बेल बजाती है तो अम्मा सामने होती है और उसे अंदर आने को कहती है। दोनों का आमना सामना होता है और अम्मा अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे 13 साल की उम्र में उसके बाप ने उसे और उसकी बहन को बेच दिया था, कैसे भीख के लिए लोगों की किडनी तक बेची जाती है और कैसे पुलिस के कुछ लोग पैसों के बदले आंख बंद कर लेते हैं। अम्मा शिवानी को वार्निंग देती है कि अगर तुम दूसरों के घर में घुसकर रेड कर सकती हो तो तुम्हारे घर में भी कोई आ सकता है, और जाते जाते शिवानी के बेहोश पड़े पति का फोन दिखाकर निकल जाती है, जो शिवानी को पूरी तरह हिला देता है। थोड़े ही वक्त बाद शिवानी को हॉस्पिटल से टिप मिलती है कि एक होटल में जुआ चल रहा है और वहीं रैंसम है नोट्स यूज हो रहे हैं। शिवानी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। बिल्डिंग खाली करवा दी जाती है, लेकिन जुआ वाले रूम को अनटच्ड रखा जाता है, जहां रामानुजन और वही लेडी कांस्टेबल भी मौजूद होती है। जुआ खेलने वाला आदमी कॉरिडोर में आते ही लेडी कांस्टेबल को पहचान लेता है, क्योंकि उसने पहले उसके सर पर वार किया था, और इसी मोमेंट से फायरिंग शुरू हो जाती है। गोली लेडी कांस्टेबल को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तब रामानुजन अपनी जान रिस्क में डालकर उसे बचाता है। शिवानी किडनैपर्स से लड़ रही होती है और रामानुजन रूहानी को ढूंढने निकलता है, लेकिन जब वो उसे पाता है तो फायरिंग उस पर भी होती है। रूहानी उसे अंकल बोलकर बुलाती है, लेकिन रामानुजन अचानक उसका गला घोंट देता है और वही लोरी गाता है जो अम्मा बच्चों को सुनाती थी, जिससे क्लियर हो जाता है कि अम्मा और रामानुजन के बीच रिश्ता सिर्फ माँ बेटा का नहीं बल्कि कुछ और भी गहरा है। इस इंसिडेंट के बाद शिवानी रूहानी को नहीं बचा पाने की वजह से हैवी बैकलैश फेस करती है। ऊपर से उसके पति का नियर डेथ एक्सपीरियंस उसे इमोशनली तोड़ देता है। शिवानी को ये साफ साफ बोल दिया जाता है कि अब ये केस उससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि एनआईए टीम का फोकस सिर्फ रूहानी पर है और जिमली जैसे लोअर बैकग्राउंड से आने वाली बच्ची में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सिस्टम का यही सच है कि जब केस हाई प्रोफाइल होता है तभी पुलिस, मीडिया और सोसाइटी का पूरा ध्यान उधर जाता है, वरना छोटे घर के बच्चों के साथ क्या हो रहा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच दूसरी तरफ हमें रामानुजन दिखाया जाता है, जो सीधा अम्मा के ठिकाने पर पहुंचता है और उसे गले लगाता है। यहीं पर धीरे धीरे पूरा मास्टर प्लान रिवील होता है। असल में जब अम्मा को पता चला था कि इस केस को शिवानी शिवाजी रॉय लीड कर रही है, तब उसने तुरंत अपने बेटे रामानुजन को कॉल किया था और रामानुजन ने अपनी मां को बचाने के लिए एक बहुत ही शातिर प्लान तैयार किया था।
रामानुजन अम्मा से कहता है कि अपने पुराने 2 शूटर्स को एक्टिवेट करो और मुझे मारने के लिए फेक फ्रेमिंग कराओ। जैसे ही वो लोग मुझ पर अटैक करेंगे, पुलिस उन्हें ट्रैक करेगी और एनकाउंटर में मार देगी। उसके बाद शिवानी मैम का मुझ पर भरोसा बन जाएगा और मैं ऑफिशियली इस केस का हिस्सा बन जाऊंगा, जिससे मुझे पुलिस के हर मूव और एक्टिविटी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अम्मा थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है कि इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तब रामानुजन बोलता है कि आपको बचाना मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। इसके बाद अम्मा फिर से शिवानी को कॉल करके धमकी देती है और बोलती है कि तू एक बच्ची को भी नहीं बचा पाई, मेरे पास अभी भी और भी बच्चे हैं और ये धंधा मैं आज से नहीं बल्कि पता नहीं कब से चला रही हूँ। मैं हजारों बच्चों को गायब कर चुकी हूँ, अगर तुझ में दम है तो मुझे रोक कर दिखा। शिवानी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आवाज में जवाब देती है और कहती है कि अब ना मुझे मेरी वर्दी रोकेगी, ना कोई ऑर्डर्स, ना कोई रूल्स और ना ही सिस्टम। मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगी, जिंदा या मुर्दा। तू बस अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। इसी सब के बीच शिवानी के पास एक कॉल आता है जो एक लेडी कांस्टेबल का होता है। वो बताती है कि एक छोटी बच्ची का केस आया है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे सर्विकल कैंसर हो चुका है, जो इस एज में होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है, ना ही कोई फिजिकल अब्यूज के साइंस मिले हैं। ये सुनते ही शिवानी को शक होता है कि इस बच्ची को किसी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया होगा, शायद किसी वायरस की म्यूटेशन के लिए। और जब शिवानी अम्मा का नाम लेती है तो वो बच्ची घबरा जाती है और बताती है कि उन लोगों ने उसे जिंदा जला देने की कोशिश की थी, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से भागकर बच निकली। शिवानी का शक और गहरा हो जाता है जब वो बच्ची अपनी ड्राइंग बुक दिखाती है, जिसमें वो बार बार एक डॉक्टर की तस्वीर और एक बिल्ली का आइकॉन बना रही होती है। और जब शिवानी रिपोर्ट्स और ड्राइंग्स को मैच करती है तो उसे ये चीज़ रामानुजन के ट्रस्ट से जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि उस ट्रस्ट का लोगो भी एक बिल्ली के आइकॉन से जुड़ा होता है। यहीं से शिवानी रामानुजन पर क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, उसकी स्कूलिंग, उसके लीगल गार्डियन और उसके पास्ट को खंगालती है। और इसी दौरान उसे रामानुजन की एक लीगल गार्डियन का पता चलता है जो एक बार में शराब पी रहा होता है। उसे पकड़कर जब थोड़ा प्रेशर डाला जाता है तब रामानुजन की पूरी कहानी बाहर आ जाती है। वो बताता है कि जब रामानुजन बहुत छोटा था तब उसे भी अम्मा के गैंग ने किडनैप कर लिया था, जहां बच्चों को चूज करने के लिए ये बोला जाता था कि या तो आग में जल जाओ या अपना हाथ कटवा दो, क्योंकि भीख मांगने के लिए आंख ना हो या हाथ ना हो तो ज्यादा पैसा मिलता है। और रामानुजन ने खुद अपना हाथ देने का डिसीजन लिया था। जब अम्मा ने उसे मिलकर बोला कि आंख देता तो दर्द कम होता, तब रामानुजन ने जवाब दिया कि आंख नहीं होती तो भाग नहीं पाता, पर एक हाथ के बिना मैं भाग सकता हूँ। और पहले ही दिन जब उसे भीख मांगने भेजा गया तो वो 7,000 रुपये कमा कर लाया, जिससे अम्मा भी शौक हो जाती है। तब रामानुजन कहता है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, पर कभी भीख नहीं मांगूंगा। और जब अम्मा पूछती है कि भागने के बाद क्या करेगा, तब वो कहता है मैं स्कूल जाऊंगा। और इसी बात पर अम्मा उसकी कस्टडी ले लेती है और उसे पढ़ाने का वादा करती है। यहाँ शिवानी को समझ आ जाता है कि अम्मा को पकड़ना पक्का है, लेकिन रामानुजन और अम्मा दोनों को एक साथ पकड़ना जरूरी है। इसलिए शिवानी रामानुजन को कॉल करके बोलती है कि कुछ बच्चों का पता लगा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम जल्दी लोकेशन पर पहुंचो, हम भी टीम के साथ आ रहे हैं। रामानुजन जैसे ही निकलता है उसके पीछे पुलिस पहले से फील्डिंग बिठा चुकी होती है और अम्मा और रामानुजन दोनों को एक साथ पकड़ लिया जाता है। दोनों को बुरी तरह पीटा जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में रामानुजन सिर्फ अपने लीगल गार्जियन को देखता है जो सब कुछ बताता है, लेकिन रामानुजन से पूछताछ होती है तो वो कुछ नहीं बोलता। और तभी न्यूज आती है कि उस गार्डियन ने अपनी नस काट ली है, जो इस केस का इकलौता विटनेस था, और ये सब एक लेडी कांस्टेबल की लापरवाही की वजह से होता है। इस इंसिडेंट के बाद शिवानी को ऊपर से काफी डांट पड़ती है और उससे कहा जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर तुमने रामानुजन को उठा लिया, जबकि उसका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि उसने पुलिस की मदद ही की है। और रामानुजन भी वही पलटी मारकर बोलता है कि मैं और कितनी मदद करूं ताकि शिवानी मैम को लगे कि मैं आपके साथ हूं। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं अम्मा से मिलने गया था क्योंकि रैंसम के लिए मुझे कॉल आया था और मैं सिर्फ नेगोशिएशन करना चाहता था ताकि आगे से फायरिंग ना हो। और ये कहकर वो पुलिस स्टेशन से चला जाता है, जबकि अम्मा अभी भी कस्टडी में होती है। तब एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब वो वही लेडी कांस्टेबल रामानुजन को कॉल करके बोलती है कि प्लान पूरी तरह सेट है और आज रात अम्मा को जेल से भगा दिया जाएगा। और कुछ ही देर बाद न्यूज आ जाती है कि लेडी कांस्टेबल अम्मा के साथ जेल से भाग चुकी है। अम्मा को एक कार्गो शिप में बच्चियों के साथ और उस कांस्टेबल के साथ कोलंबो श्रीलंका भेज दिया जाता है, जहां बाद में दिखाया जाता है कि अम्मा और रामानुजन एक जगह मिलते हैं, जहां रामानुजन की कंपनी ह्यूमन बॉडी पर इलीगल ट्रायल्स करती है।
रामानुजन बताता है कि यहाँ वो उन बच्चियों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिनके पीरियड्स नहीं आए होते उन्हें नेगेटिव और जिनके आ चुके होते हैं उन्हें पॉजिटिव बोला जाता है, और सर्विकल कैंसर जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जहाँ पॉजिटिव बच्ची 96 घंटे में मर जाती है और जो सर्वाइव करती है उसे भी बाद में मार दिया जाता है। इस पूरे प्लान का गोल ये होता है कि खुद ही बीमारी फैलाओ और फिर खुद ही उसकी दवाई बेचो, और आगे चलकर डायबिटीज, वायरस और पैंडेमिक्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स करके उनकी मेडिसिन्स का मार्केट बनाया जाए, वो भी उन बच्चों पर जो इंडिया के सबसे गरीब तबके से आते हैं, जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। जब अम्मा अपने बेटे के साथ निकल रही होती है तब रास्ते में उन पर अटैक होता है, लेकिन वो लेडी कांस्टेबल गाड़ी को सेफ जगह ले जाती है जहां पहले से शिवानी शिवाजी रॉय मौजूद होती है, और तब रिवील होता है कि वो कांस्टेबल असल में शिवानी के लिए ही काम कर रही थी और सिर्फ रामानुजन का भरोसा जीत रही थी। आखिर में नेगोशिएशन होती है जहाँ बच्चों के बदले अम्मा की डील रखी जाती है, लेकिन अम्मा एक आदमी को मारने की कोशिश करती है जिसके बाद शिवानी उसे गोली मार देती है, और रामानुजन को सच न पता चले इसलिए अम्मा को व्हीलचेयर में बिठाकर स्टेजिंग की जाती है। एंड में रामानुजन सच समझ जाता है, ब्लास्ट होता है जिसमें अम्मा का चैप्टर खत्म हो जाता है और रामानुजन जिंदा रह जाता है, जिसे शिवानी मैम सबक सिखा देती है, और मूवी के एंड में शिवानी के साथ परमानेंट NIA टीम असाइन हो जाती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आगे भी ऐसे केसेस वो सॉल्व करती रहेंगी, और इसी के साथ मर्दानी 3 की पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है।